वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी क्लास 6 की बुक जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसका पार्ट 2 हम 7th क्लास में करेंगे, है ना। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी विविधता को समझना, जहाँ पर हमें ये चैप्टर हम कर रहे थे। और इसी के साथ हमने इसके अभी तक टोटल 10 लेक्चर्स कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें समझी हैं कि विविधता या डाइवर्सिटी क्या होती है। आज कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को ख़त्म कर दें और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो कि 3-4 क्वेश्चन है आपके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उन 3-4 क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे। तो आज हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ये हमारा आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको ये बुक ओपन करनी है। इसका वो पेज जहाँ से हम पढ़ेंगे, वो पेज ओपन करने के साथ कॉपी, पेन, पेंसिल आप साथ में रख लीजिए और लिखते रहिए जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े। हमने इसमें डाइवर्सिटी समझी और अभी तक इस डाइवर्सिटी को समझने के लिए कि हर एक जगह की हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल लोकेशन कौन कौन सी, एक तो उसकी ऐतिहासिक जिसे हम हिस्टोरिकल बोलेंगे, हिस्टोरिकल, और दूसरी उसकी भौगोलिक जिसे हम ज्योग्राफिकल बोलेंगे। उसकी इतिहास क्या रहा है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं कि वहां का कल्चर क्या होगा। वहां का कल्चर इन दोनों चीजों से मिलके बना होता है। और इस चीज को हमने समझा जब हमने केरल को पढ़ा और लद्दाख को पढ़ा। और वहीं से हम आज शुरू करने वाले हैं कि केरल और लद्दाख, वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट। क्वाइट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल, कि जब हम देखेंगे कि केरल और लद्दाख दोनों बिल्कुल अलग हैं, क्वाइट डिफरेंट, दोनों बहुत अलग हैं इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के अनुसार। किसके अनुसार अलग हैं? इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स। केरल और लद्दाख अपनी भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक, बता चुका हूं इसका मीनिंग। और फीचर मतलब होता है विशेषताएं। फीचर का मतलब होता है विशेषताएं। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण दोनों बहुत अलग हैं। केरल अलग है, लद्दाख अलग है। केरल कहां पर है? हमने इंडिया में पढ़ा था, समुद्र के किनारे, एक साइड पहाड़ी है, एक साइड समुद्र है। और वहीं पर लद्दाख हमने देखा था ऊपर पहाड़ियों में बसा है, रेगिस्तान है, कोई बारिश नहीं होती, ज्यादातर टाइम बर्फ रहती है। तो दोनों का भूगोल एकदम अलग है, दोनों की भौगोलिक स्थिति एकदम अलग है, भौगोलिक विशेषताएं दोनों की अलग हैं। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स, और दोनों का जो इतिहास है, दोनों एरिया का, चाहे केरल हो चाहे लद्दाख हो, दोनों का जो इतिहास है, हैड सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। सीन मतलब देखा, दोनों ने देखा है क्या? सिमिलर, समान रूप से, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, सांस्कृतिक प्रभाव। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो दोनों के ऊपर समान रूप से सांस्कृतिक प्रभाव पड़े हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। बोथ रीजन्स, दोनों ही क्षेत्र में, वर इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित होना। दोनों ही क्षेत्र प्रभावित हुए हैं बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेवलर्स। चाइनीज और अरब यात्रियों के द्वारा दोनों प्रभावित हुए हैं। केरल में भी चाइनीज आए, लद्दाख में भी चाइनीज आए। केरल में भी अरब आए, लद्दाख में भी अरब आए। तो इतिहास के हिसाब से लगभग दोनों सेम रहे हैं। इतिहास के हिसाब से दोनों पर समान प्रभाव पड़ा है, लेकिन दोनों अलग क्यों हैं? अपने ज्योग्राफिकल फीचर्स के कारण, भौगोलिक स्थिति के कारण दोनों में अलगाव है, दोनों अलग अलग है, दोनों में अंतर है। इट वॉज द ज्योग्राफी, कि वो ज्योग्राफी थी कहां की? ऑफ द केरला। केरला की ज्योग्राफी के कारण, केरला की भौगोलिक स्थिति के कारण, विच अलाउड, जो उसको इजाजत करती है, जो उसको अनुमति देती है, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस। कल्टीवेशन का मीनिंग क्या होता है? कल्टीवेशन का मीनिंग होता है खेती। कल्टीवेशन का मीनिंग होता है खेती। कि केरला की ज्योग्राफी, केरला की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो वहां पर अनुमति देती है कि वहां पर मसालों की खेती की जा सके। वहां की ज्योग्राफी की वजह से वहां पर मसालों की खेती हो पाती है। एंड दिस स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन, और जो विशेष भौगोलिक
स्थान या फिर स्थिति लद्दाख की, केरल की ज्योग्राफी के हिसाब से वहां मसाले हो जाते हैं, और लद्दाख की जो स्पेशल पोजीशन है, जो स्पेशल भौगोलिक स्थिति है, एंड इट्स वूल, और उसका जो ऊन है, लद्दाख में हमने पढ़ा था कौन सी वूल है, हमने देखी थी पश्मीना, याद आया? कौन सी वूल है? पश्मीना वूल, पश्मीना ऊन जिसे हम कहेंगे। इनकी वजह से क्या हुआ है? दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स। ड्रू मतलब खींचना, ड्रॉ, हम पानी कुएं से निकालते हैं, वी ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल, तो खींचना होता है ड्रॉ या फिर ड्रू, ठीक है। तो दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन, ट्रेडर मतलब व्यापारी, रीजन मतलब इस क्षेत्र में। तो इन चीजों की वजह से इन जगह पर व्यापारी आए। केरल में किसकी वजह से आए? वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण वहां पर मसाले होते हैं, इसलिए वहां पर लोग गए मसालों के कारण। लद्दाख में क्यों गए फिर? क्योंकि लद्दाख की भी लोकेशन ऐसी है कि अगर आपको तिब्बत जाना है तो लद्दाख होके जाना पड़ेगा, तो लद्दाख में से आने जाने का रास्ता था, इसलिए वहां पर व्यापारी आए। और एक रीजन था कि वहां की जो ऊन होती है वो बड़े विशेष किस्म की होती है, तो उस ऊन के लिए भी वहां पर व्यापारी पहुंचे। तो दोनों पे व्यापारी पहुंचे, लेकिन अलग अलग वजह से, अलग अलग रीजन से। दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इसीलिए जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, जो इतिहास और भूगोल है, आर ऑफन टाइड, वो अक्सर बंधे होते हैं। टाइड मतलब बंधा होना, टाई का मतलब क्या बताया था मैंने, याद करो, बांधना। तो इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वो अक्सर आपस में बंधे होते हैं इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन, उस रीजन की, उस क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन में। अगर किसी जगह की संस्कृति देखनी हो, उस संस्कृति में वहां के भूगोल का और वहां के इतिहास का हमें बंधन दिखाई देता है। वहां के भूगोल और इतिहास की वजह से, वहां के हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वजह से वहां का सांस्कृतिक जीवन वैसा होता है। तो यहां पर ये हमने देखा। तो इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स की जो अलग अलग विविध, डाइवर्स मतलब विविध, अलग अलग विभिन्न संस्कृतियां का जो प्रभाव है, इज नॉट मेयरली का मतलब होता है सिर्फ, कि ये सिर्फ अ थिंग ऑफ पास्ट, कि सिर्फ पास्ट की बात नहीं है। संस्कृति का प्रभाव ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतिहास में ही पड़ा हो। संस्कृति का प्रभाव ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इतिहास में पढ़ा तो तभी पढ़ता था, आज नहीं होता। आज भी इतिहास, आज भी संस्कृति पे प्रभाव पड़ता है। तो ये अलग अलग कल्चर्स का प्रभाव, ये पास्ट की बात नहीं है, पीछे कल की, बीते हुए कल की बात नहीं है। आज भी संस्कृतियों का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। आवर प्रेजेंट लाइव्स, हमारी जो वर्तमान जिंदगियां हैं, आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमारी जो आज की जिंदगी है, यहां पर भी हम एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। किस चीज के लिए? फॉर वर्क, काम करने के लिए। आज के जीवन में भी सब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने काम को लेकर। कोई किसी काम के लिए कहीं गया है, कोई किसी काम के लिए कहीं गया है। एंड विद ईच मूव, और हर कदम के साथ आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, हमारे सांस्कृतिक परंपराएं, एंड वे ऑफ लाइफ, और हमारा जो जीने का तरीका है, स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस। वो धीरे धीरे क्या बन जाता है? बन जाता है पार्ट ऑफ न्यू प्लेस, नई जगह का हिस्सा, दैट वी आर इन, जहां पर हम हैं। तो ये जो सांस्कृतिक प्रभाव, ऐसा नहीं कि सिर्फ पास्ट में हिस्ट्री की वजह से पड़े, आज भी ये संस्कृति के प्रभाव पड़ते हैं। कैसे? क्योंकि आज भी हमारे जीवन में काम के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, और जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हमारे पुराने, जो जहां से हम आए हैं वहां का कल्चर, और जहां हम जा रहे हैं वहां का कल्चर, हम वहां जाके कुछ नई चीजें सीखेंगे, वहां जाके हम यहां की कोई नई चीजें वहां बताएंगे। तो कहीं ना कहीं ये संस्कृति का प्रभाव आज नई जगह पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा? धीरे धीरे हम जो वहां, जो नई जगह हम जहां गए हैं, वहां के जीवन का एक हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि हम वहां पे भी चीजें सीख लेंगे। धीरे धीरे वहां के जीवन का भी हिस्सा बन जाते हैं। ये जो कल्चरल ट्रेडिशन है,
ये सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जीने का जो तरीका है, वो नई जगह का हिस्सा अपने आप बन जाती है, क्योंकि हम चीजें सीखते रहते हैं, नई जगह के हिसाब से अपने आप काम करने लगते हैं हम। जैसे घर पे हम थे, स्कूल आना शुरू नहीं किया था तो घर के हिसाब से रहते थे, लेकिन स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के हिसाब से हम रहने लग जाते हैं, तो हम स्कूल की संस्कृति का एक हिस्सा बन जाते हैं। समझ में आई चीजें? ठीक है। सिमिलरली, उसी तरीके से, जिस तरीके से हम नई जगह का हिस्सा बनते हैं, उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से, इन आवर ओन नेबरहुड्स, नेबरहुड क्या होता है? पड़ोस, कि हम अपने पड़ोस में विल लिव क्लोज टू पीपल, हम लोगों के नजदीक रहते हैं, वो लोग जो कि फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज, जो कि अलग अलग समुदायों से हैं। कम्युनिटी मतलब समुदाय, नेबरहुड मतलब पड़ोस, लिखते रहना। तो हम अपने पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अलग अलग समुदायों से हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग समुदाय के लोग जिनके साथ हम रहते हैं अपने पड़ोस में। आवर डेली लाइफ्स, हमारी रोज की जो जिंदगी है, डेली मतलब रोज, लाइफ मतलब जिंदगी, हमारी जो रोज की जीवन है, रोजमर्रा का जो जीवन है, आर अबाउट द वेज इन विच, वो उस चीज के बारे में जैसे वी डू थिंग्स टुगेदर, जिसमें हम मिलकर काम करते हैं। हमारी रोज की जिंदगी में हम सब आपस में मिलके काम करते हैं। वी डू थिंग्स टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में, हम साथ मिलकर काम करते हैं। एंड हियर स्टोरीज, और हम कहानियां सुनते हैं। अबाउट ईच अदर्स, एक दूसरे के, किसके बारे में? जिंदगियों के बारे में, लाइव्स के बारे में, एक दूसरे की प्रथाओं के बारे में, और एक दूसरे के ट्रेडिशंस के बारे में, परंपराओं के बारे में। जब एक सोसाइटी में सब रहते हैं तो आपस में एक दूसरे का प्रभाव सब पे पड़ता है। जैसे आपस में जब सब बैठते हैं तो वो अपनी कहानियां सुनाते हैं कि हमारी परंपरा में ऐसा होता है, हमारे रीति रिवाज कुछ इस तरह के हैं, हमारा जीवन इस तरीके से चलता है। आप अपनी बताओगे, वो अपनी बताएंगे, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ जाता है। हम वहां से बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं। तो सब मिलजुल करके ये एक कल्चर का एक पार्ट बन जाता है। यही डाइवर्सिटी का एक पार्ट, विविधता का एक पार्ट बन जाता है। और जब साथ मिलकर जब रहते हैं अलग अलग प्रकार के लोग, उन्हीं में एकता बनती है। और वही चीज हम पढ़ते हैं, विविधता में एकता, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या मतलब है? यूनिटी का मतलब एकता, डाइवर्सिटी विविधता, विविधता में एकता या अनेकता में एकता। चले आगे। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बिन रिकॉग्नाइज्ड। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इंडिया की जो विविधता है, उसको हमेशा से, ऑलवेज, पहचाना जाता रहा है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, मानना, बता चुका हूं इसका मीनिंग में। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है मानना। उसको हमेशा से माना जाता रहा है। रिकॉग्नाइज क्या मतलब होता है? मानना या पहचानना। भारत की विविधता को हमेशा से पहचाना जाता रहा है। कैसे? एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स होता है स्रोत। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ होती है ताकत। क्या होती है? ताकत। कि भारत की जो विविधता है उसे हमेशा इसकी ताकत माना जाता रहा है, कि यहां की विविधता में भारत की ताकत निहित है। और इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लड़ रहे थे। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब अंग्रेज भारत के ऊपर शासन कर रहे थे, वुमेन एंड मेन, औरतें और पुरुष, महिलाएं और पुरुष, फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग धर्मों से, एंड रीजनल बैकग्राउंड्स, और अलग अलग क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से, अलग अलग जगहों से लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, क्या किया उन्होंने? केम टुगेदर, वो सब एक साथ आए। टुगेदर मतलब साथ, केम मतलब आना, सब एक साथ आ गए। अलग संस्कृति के लोग सब एक साथ आ गए, अलग अलग धर्मों के लोग सब एक साथ जुड़ गए, अलग अलग क्षेत्रों के लोग सब एक साथ जुड़ गए, पूरा भारत एक हो गया। टू अपोज देम,
उनका विरोध करने के लिए। अपोज मतलब विरोध, किनका? ब्रिटिशर्स का। जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तब आपने देखा सबने मिलकर उनका विरोध किया। जितने अलग अलग लोग थे सब एक साथ आए, सबने मिलकर इनका विरोध किया। तो विविधता थी जिन्होंने एक होकर उनका विरोध किया। और हमारी भारत की जो ताकत है हमारी विविधता में ही है। यहां इतने तरह के लोग होते हैं, ये यूनिटी का भी एक रीजन है। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता आंदोलन जो था, हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उसमें हजारों लोग थे ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अलग अलग पृष्ठभूमियों के। भारत का जो स्वतंत्रता के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी उसमें अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग थे, हजारों लोग थे, और सबने मिलकर लड़ाई की, सबने एक होकर लड़ाई की। दे वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ मिलकर काम किया टू डिसाइड, ये निर्णय लेने के लिए, ज्वाइंट एक्शंस, संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए, संयुक्त रूप से कोई भी एक्शन लेने के लिए, संयुक्त रूप से कोई भी मोर्चा निकालने के लिए, संयुक्त रूप से कोई भी आंदोलन करने के लिए सब ने साथ मिलकर काम किया। संयुक्त रूप से, ज्वाइंटली, ज्वाइंट मतलब संयुक्त, एक साथ आकर उन्होंने काम किया, सभी ने मिलकर। दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो साथ मिलकर सब जेल गए। आपने देखा कितने लोग जेल गए, सब लोग जेल गए, किसान भी जेल गया, मजदूर भी जेल गया, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जगहों से लोग, सब लोग मिलकर जेल गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज, और उन्होंने अलग अलग रास्ते निकाले। फाउंड, फाइंड मतलब खोजना, उन्होंने अलग अलग रास्ते, वेज खोजे टू अपोज ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स का विरोध करने के लिए। सब ने अपने तरीके से ब्रिटिशर्स का विरोध किया, अलग अलग रास्तों से उन्होंने विरोध किया। इंटरेस्टिंगली, इंटरेस्टिंगली मतलब दिलचस्प रूप से, द ब्रिटिश थॉट, अगर हम यहां पर देखें दिलचस्प रूप से ब्रिटिशर्स क्या सोच रहे थे, सोचना, थॉट, ब्रिटिशर्स का विचार था, ब्रिटिशर्स सोच रहे थे दे कुड डिवाइड इंडियंस, कि वो भारतीयों को डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। उनके दिमाग में चल रहा था कि हम आसानी से भारतीयों को विभाजित कर सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि दे वर सो डिफरेंट, क्योंकि ये भारतीय सब अलग अलग हैं, कि ये इतने अलग अलग हैं, हम इनको आराम से तोड़ सकते हैं, इनको साथ आने ही नहीं देंगे। अंग्रेज क्या सोच रहे थे कि यहां तो इतने अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग धर्मों के, अलग भाषाओं के, हम इनको साथ आने ही नहीं देंगे, हम इन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं, विभाजित करते रहेंगे, एंड कंटिन्यू टू रूल, और यहां पर शासन करते रहेंगे। कंटिन्यू मतलब लगातार, रूल मतलब शासन, और लगातार इनके ऊपर हम शासन करते रहेंगे। इन भारतीयों को तोड़ के इनके एक साथ नहीं आने देंगे तो ये हमसे लड़ नहीं पाएंगे, तो हम इनके ऊपर लगातार शासन करते रहेंगे। बट, लेकिन द पीपल शोड, लोगों ने दिखा दिया, हाउ दे कुड बी डिफरेंट, कि वो कैसे अलग होते हुए भी, येट, फिर भी, बी यूनाइटेड, एक हो सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने तोड़ने की सोची, लेकिन लोगों ने ब्रिटिशर्स को दिखा दिया कि हम लोग अलग अलग होते हुए भी कैसे यूनाइटेड हैं, कैसे एक हैं। इन देयर बैटल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अपनी उस लड़ाई में, बैटल मतलब लड़ाई में, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध में, किसके? ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई में हम अलग अलग होते हुए भी कैसे एक हैं, हमने ब्रिटिशर्स को दिखा दिया। और इसी को हमने बोला यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या बोला? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये सॉन्ग है जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस दौरान गाया गया था। क्या है इसका मतलब? थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं कि डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, कि खून के उन दिनों को मत भूलो, ओ फ्रेंड, ओ मेरे दोस्त, इन द मिडस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस, अपनी खुशियों के बीच में, रिमेंबर टू शेड ए टीयर फॉर अस, हमारे लिए आंसू निकालना मत भूलना, कि जब तुम खुश हो तब भी हमारे लिए आंसू जरूर निकालना। दी हंटर हैज टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर, जो हंटर है, जो शिकारी है, उसने हर एक फूल को चुन चुन के तोड़ा है। डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड, कि उस उजड़े हुए गार्डन में, उस उजड़े हुए बगीचे में एक फूल जरूर तुम लगाना मेरे दोस्त।
कि जिस फूल को उन्होंने तोड़ दिया, एक एक फूल को उन्होंने हटा दिया है, उसमें फिर से तुम आकर एक बार फिर से एक फूल लगाना। Having fallen to bullets we slept in जलियांवाला बाग, कि उनकी गोलियों के आगे गोलियां खाकर हम आराम से जलियांवाला बाग में सो रहे हैं। डू लाइट अ लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव और डियर फ्रेंड, इस अकेली वीरान पड़ी इस कब्र में आकर एक दिया जरूर लगाना मेरे दोस्त। और उसके बाद द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे, कि जो हिंदू और मुस्लिम्स का जो खून है वो आज एक साथ बह रहा है। यूनिटी की बात देखो, एकता की, कि हिंदू और मुस्लिम का जो खून है वो एक साथ बह रहा है। डू सोक योर रोब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड, कि इस खून की नदी में अपना दामन जरूर भिगाना मेरे दोस्त। ये जो हिंदू मुस्लिम का खून है इसमें अपना दामन जरूर भिगाना। सम रॉट इन जेल्स, कुछ जेलों में सड़ रहे हैं। वाइल अदर्स लाई इन देयर ग्रेव्स, और कुछ कब्रों में पड़े हैं। कुछ जेलों में सड़ रहे हैं, कुछ कब्र में हैं। डू शेड अ फ्यू टीयर्स फॉर देम ओ फ्रेंड, कि उनके लिए आंसू जरूर बहाना मेरे दोस्त। ये जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, दिस सॉन्ग वाज संग, ये गाना गाया गया था आफ्टर जलियांवाला बाग मासेकर। मासेकर का मतलब होता है हत्याकांड। क्या होता है? हत्याकांड। कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर? अमृतसर में, इन अमृतसर में जलियांवाला बाग है। वहां पर लोग बंद थे, उनके ऊपर गोलियां चला दी थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919। तो यहां पर ये जो गाना हमने देखा, ये गाना गाया गया था इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृतसर में, इन विच, जिसमें ब्रिटिश जनरल ओपन फायर, जिसमें ब्रिटिशर का जो जनरल था उसने गोलियां चलाई थी ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल। एक बहुत बड़ा समूह लोगों का, शांतिपूर्ण जो लोग थे, अनिहत्थे थे, उन लोगों के ऊपर उसने गोलियां चलाई थी ब्रिटिश जनरल ने। किलिंग मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर, बहुत सारे लोग वहां मरे। और वूंड क्या होता है? वुंड होता है घाव। और बहुत सारे लोग घायल वहां पर हो गए थे, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई, बहुत सारे लोग मरे और बहुत सारे लोग वहां घायल हो गए। मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत, हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच एंड पुअर, गरीब और अमीर, हैड गैदर्ड, सब एक साथ मिलकर, चाहे औरत हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अमीर हो, गरीब हो, सब एक साथ मिलकर वहां इकट्ठा हुए थे। गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना। सब एक साथ मिलकर इकट्ठा हुए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध करने के लिए। प्रोटेस्ट का मतलब भी विरोध होता है। प्रोटेस्ट का मतलब भी विरोध होता है, कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध करने के लिए वो सब एक साथ वहां इकट्ठा हुए थे जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड, कंपोज मतलब रचा जाना, बनना किसी का। कंपोज का मतलब होता है रचा जाना, रचना। ये जो गाना था जो हमने अभी देखा, ये रचा गया था एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। वो जो बहादुर लोग, ब्रेव मतलब बहादुर, साहसी, वो जो साहसी लोग जो मारे गए थे उनकी याद में, मेमोरी में, उनके सम्मान में ये गाना लिखा गया था और गाया गया था जो हमने अभी देखा। ठीक है, तो कैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कैसे लोग एक साथ थे, सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ सब लोग एक थे, इतने अलग अलग होते हुए सब लोग एक साथ उनका खिलाफ विरोध कर रहे थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस डे का स्पीच देते हुए, आजाद भारत का उन्होंने जो भाषण दिया था उसका फोटो आपकी बुक में दिया हुआ है। सॉन्ग्स एंड सिंबल्स, जैसे जलियांवाला बाग का हमने एक गाना देखा, तो इसी तरह के जो गाने या फिर प्रतीक, सिंबल मतलब क्या होता है? चिन्ह या फिर प्रतीक। सिंबल क्या होते हैं? चिन्ह या फिर प्रतीक। किस तरह के जो गाने और प्रतीक दैट इमर्ज्ड मतलब क्या होता है? इमर्ज्ड मतलब क्या होता है? उभरना। ये जो इतने गाने और प्रतीक, अलग अलग प्रतीक जो उभर के आए ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, सर्व एज कॉन्स्टेंट रिमाइंडर, ये आज भी, सर्व मतलब काम करना, सेवा करना, काम करना, ठीक है, तो सर्व क्या हो गया?
काम करना। ये आज भी काम करते हैं, किस में? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है लगातार, रिमाइंडर मतलब याद दिलाते रहते हैं। ये जो सॉन्ग्स हैं, ये जो गाने हैं, और ये जो अलग अलग प्रतीक जो हम उस टाइम पे यूज करते थे, सिंबल्स जो यूज करते थे, जो हमने स्वतंत्रता संग्राम में यूज किए, ये आज भी हमें लगातार याद दिलाने का काम करते हैं। किस चीज का? ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन, हमारे देश का जो इतना संपन्न समृद्ध परंपरा थी, किस चीज की? ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान करने की। हमारे देश की एक परंपरा थी कि हम यहां विविधता का सम्मान करते थे, एक दूसरे का लोग सम्मान करते थे। और ये जो सॉन्ग हैं और ये जो सिंबल्स हैं जो आजादी के दौरान, आजादी की लड़ाई के दौरान उभर के आए, ये क्या दिखाते हैं? ये हमें वही दिखाते हैं कि लोग कैसे एक हो जाते थे, किस तरीके से लोग अलग अलग होते हुए भी सब एक थे। तो हमारी जो परंपरा रही है, हमारी जो इतनी समृद्ध परंपरा रही है डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करने की, कि विविधताओं की सम्मान करने की, ये सॉन्ग्स और सिंबल उसी चीज की बार बार हमें याद दिलाते हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आपको हमारा जो भारतीय जो झंडा है, तिरंगा है, उसकी स्टोरी का पता है? इट वॉज यूज्ड एज अ सिंबल, इसको भी एक प्रतीक के रूप में यूज किया गया था ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। इन ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करने के लिए बाय पीपल एवरीवेयर, लोगों के द्वारा हर जगह पे, जहां पे भी लोगों को विरोध करना ब्रिटिशर्स के खिलाफ होता था, वो झंडा लेके पहुंच जाते थे, और उस झंडे का मतलब होता था कि हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। तो एक सिंबल था, ये झंडा क्या था? एक सिंबल था कि ये हमारा झंडा है, तुम्हारा झंडा हमारा नहीं है। ब्रिटिशर्स को हम बार बार याद दिलाते थे कि जो तुम्हारा झंडा है तुम इसे लेके जाओ, ये है हमारा झंडा। हम उनका विरोध प्रदर्शन करते थे, विरोध करते थे ब्रिटिशर्स का, ये सिंबल्स के द्वारा। तो ये एक झंडे को भी हम एक सिंबल के रूप में हम मानते हैं। तो ऐसे ही इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किताब का नाम है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू की इस बुक में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, उसमें उन्होंने कहा है, सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग, कि इंडियन यूनिटी, भारत की जो एकता है, वो कुछ ऐसी नहीं है जो कि थोपी गई है। इंपोज का मतलब होता है थोपना, कि भारत की जो एकता है वो थोपी नहीं गई है फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से। हमारी जो एकता है वो हमें बाहर से किसी ने नहीं थोपी है, बट लेकिन रेदर, बल्कि इट वॉज समथिंग डीपर, कि ये तो बहुत गहरी है, ये तो कुछ बहुत ज्यादा गहरी है। डीप, डीप मतलब गहरा, कि ये तो बहुत गहरी है। क्या है? गहरी। एंड विद इन इट्स फोल्ड, और इसकी तह में, फोल्ड क्या होता है? किसी चीज को हम फोल्ड करते हैं ना इस तरीके से, तो इसमें जो तह लग जाती हैं अलग अलग, तो इसकी तह में, विद इन इट्स फोल्ड, इसकी तह में द वाइडेस्ट टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस, टॉलरेंस होती है सहनशीलता। क्या होती है? सहनशीलता, की कितना सह सकते हैं। कि इसकी तह में हमें क्या मिलता है? एक सहनशीलता मिलती है। किस चीज की सहनशीलता? ऑफ बिलीफ। बिलीफ मतलब होता है विश्वास। एंड कस्टम, प्रथाएं, रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाजों की और विश्वास का एक सहनशीलता मिलती है। वाज प्रैक्टिस्ड, जो कि प्रैक्टिस की जाती थी, मानी जाती थी उस टाइम पे। अलग अलग विश्वास थे लोगों के, अलग अलग रीति रिवाज थे, लेकिन हम क्या करते थे? उसके टॉलरेंस, हम सबके प्रति सहनशील थे, हमें सब मंजूर था, हम सब लोग एक साथ रह सकते थे। एंड एवरी वैरायटी, और हर एक वैरायटी, हर एक प्रकार का बिलीफ, हर एक प्रकार का विश्वास, हर एक प्रकार के रीति रिवाज, हर एक वैरायटी, हर एक विविधता, वैरायटी को हम विविधता भी कहेंगे, हर एक विविधता एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज क्या होता है? पहचानना, पहचानना, कि हर एक रीति रिवाज को, हर एक विविधता को हम पहचानते थे। और
इवन एनकरेज्ड, और उनको हम प्रोत्साहित करते थे। और उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको पहचान तो रहे ही हैं, साथ में प्रोत्साहित भी हम उन्हें करते थे। तो हम बहुत ही अच्छे कल्चर में थे, बहुत अच्छा हमारा कल्चर था। सारे रीति रिवाजों को हम मानते थे, सबकी रिस्पेक्ट करते थे, अलग अलग संस्कृतियों की हम रिस्पेक्ट करते थे, तो हम बहुत टॉलरेट करते थे। हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सहनशील थे। हम विश्वास रखते थे डाइवर्सिटी में, विविधता में, पुराने टाइम से ही। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में कहा है। इट वॉज नेहरू, वो नेहरू ही थे हु कॉइन्ड द फ्रेज, जिन्होंने एक कहावत दी थी, क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, टू डिस्क्राइब द कंट्री, इस कंट्री के बारे में बताने के लिए। ये कंट्री कैसी है, इस कंट्री में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इस देश में अनेकता में एकता है। सब लोग अलग हैं लेकिन फिर भी सब लोग एक हैं, आपस में लोगों का इतना विश्वास है एक दूसरे पे। तो ये नेहरू जी ने बताया था। इंडियाज नेशनल एंथम, भारत का जो राष्ट्रीय गान जो है, जो कि रचा गया था, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया। मैंने पहले ही उसमें बताया था आपको, हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। इज अनदर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब होता है अभिव्यक्ति, ये एक और अभिव्यक्ति है ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की यूनिटी की। इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, तो किस तरीके से ये नेशनल एंथम यूनिटी के बारे में बताता है, कि कैसे इसको व्यक्त करता है। नेशनल एंथम में हमें यूनिटी का एहसास कैसे होता है, कैसे होता है कि जैसे ही नेशनल एंथम बजता है तो सबके दिलों में आता है कि ये तो हमारा राष्ट्रगान है, और सब लोग खड़े हो जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो सब लोग एक हो जाते हैं एक राष्ट्रगान के लिए। यही तो यूनिटी है, कि सब अलग हैं लेकिन जैसे ही नेशनल सॉन्ग बजा या नेशनल एंथम बजा, राष्ट्रगान बजा, तो उसी टाइम पे सब लोग खड़े हो जाते हैं सावधान में आकर कि हमारा राष्ट्रगान है। तो ये जो हम वाली जो भावना आती है, अलग अलग होते हुए भी हम एक हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक राष्ट्रगान यूनिटी का एक सिंबल है, चिन्ह है, प्रतीक है। तो ये हमारा ये चैप्टर था, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आपको डाइवर्सिटी समझ में आएगी, और इस डाइवर्सिटी की वजह से भी हम एक हैं। कैसे हैं वो हमने समझा, और हमारे जीवन में डाइवर्सिटी का क्या महत्व है ये भी हमने समझा। डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में क्या अंतर है ये भी हमने समझा। तो चीजें आपको समझ में आएंगी, और ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा, बहुत अच्छे से इस बुक ने लिखा है, और आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।